नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय चैनल द मिस्टर इंडियन रिपोर्ट्स में। लोकसभा चुनाव 2024 के 4 चरण का मतदान समाप्त हो चुका है और अब आखिरी 3 चरण के मतदान के बाद 4 जून को ये फैसला होगा अगली सरकार का प्रधानमंत्री कौन बनेगा और देश में किसकी सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की इस लोकप्रियता के सहारे 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले एक नारा देती है, अब की बार 400 पार। देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार वहीं महागठबंधन इस बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए एक सीट एक प्रत्याशी के नए फॉर्मूले के साथ गठबंधन करती है। तमाम सारे देश की क्षेत्रीय पार्टियां और राष्ट्रीय पार्टियां एक मंच पर आकर के भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को हराने के लिए एक सीट एक प्रत्याशी, यानी कि जहां पर क्षेत्रीय पार्टी है वहां पर दूसरी पार्टी उसे समर्थन करेगी और एक सीट पर एक प्रत्याशी, ताकि वोटों का बिखराव ना हो और भाजपा को चुनौती दी जा सके, इस रणनीति के साथ मैदान में उतरते हैं। लोकसभा चुनाव शुरू होने के साथ ही विकास के मुद्दों से होता हुआ हिंदू मुसलमान जातिगत जनगणना कई सारे मुद्दों से होते हुए जो चुनाव है वो लोकतंत्र की समाप्ति और आरक्षण तक जा पहुंचा। भारतीय जनता पार्टी ने जब 400 पार का नारा दिया तो उनसे पूछा गया कि इतनी सीटों की क्या जरूरत है। नरेंद्र मोदी ने अपने इंटरव्यूज में कई सारे रैलियों में इसका जिक्र किया कि तो जो काम 10 साल में उन्होंने किए हैं वो तो ट्रेलर है और अभी बहुत बड़े बड़े काम करना बाकी है। इसके बाद उत्साह में भाजपा के कुछ बड़बोले सांसदों ने ये कहा कि संविधान की 400 सीटें जीतने के बाद देश के संविधान में कुछ बदलाव करना है। इसके बाद तमाम सारा विपक्ष कूद पड़ा और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस बार सत्ता में आई तो देश से लोकतंत्र खत्म कर देंगे, आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा और आज के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद देश में कोई चुनाव नहीं होंगे और लोकतंत्र समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद विपक्ष ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए तमाम सारे देश में सभी पार्टियों ने अपने अपने स्तर से इस बात की चर्चा तेज करी कि यह भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती तो ये देश का आखिरी चुनाव है, लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या किसी भी पार्टी का 400 सीटें जीतने के बाद लोकतंत्र को समाप्त करना या फिर आरक्षण को खत्म करना संभव है या नहीं है, या फिर विपक्ष केवल इसे नैरेटिव सेट करने के लिए किसी भी तरीके से शाम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को हराने के लिए इसका प्रयोग कर रहा है। तो क्या सच में 400 सीटें जो नरेंद्र मोदी लेकर आ जाते हैं तो क्या वो सच में आरक्षण समाप्त कर सकते हैं या फिर इस देश से लोकतंत्र समाप्त कर सकते हैं, या फिर ऐसी कोई मंशा भी भारतीय जनता पार्टी की है या नहीं है, इस पर आज विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है भुवनेश और आप देख रहे हैं द मिस्टर इंडियन रिपोर्ट्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कई सारी भारतीय सियासत से जुड़ी तमाम सारी मुद्दों पर एक सटीक निष्पक्ष एनालिसिस विश्लेषण आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपके क्षेत्र के विधायक, सांसद, ब्यूरोक्रेट्स यानी कि कलेक्टर, जिला चिकित्सा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी जैसे बड़े व्हाइट कॉलर लोगों के इंटरव्यूज, जनता से सीधे सवाल उनसे पूछते हुए कई सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। इसलिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 400 सीटें लाने के बाद क्या संविधान में संशोधन करना किसी पार्टी के लिए संभव है या नहीं है, उस पर बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे क्या सच में संविधान बदला जा सकता है, लोकतंत्र समाप्त किया जा सकता है, या फिर देश से आरक्षण हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकता है। बाद हम बात करेंगे क्या पूर्व में यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार के आने से पहले जो विपक्ष आज संविधान के नाम पर चुनाव लड़ रहा है उनके राज में क्या संविधान के साथ छेड़छाड़ कभी की गई है या नहीं की गई है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि संविधान में बदलाव करने या किसी भी कानून को बनाने की जो प्रक्रिया हमारे देश में है वो ये है कि कोई भी चुनी हुई सरकार अपने किसी भी प्रस्ताव को, विधेयक को लोकसभा में सबसे पहले पेश करती है, जहां पर वोटिंग होती है। तमाम सारे विपक्ष और पक्ष के सांसद उसको वोट करते हैं। अगर वहां बहुमत से वो अध्यादेश पास हो जाता है तो उसे दूसरे सदन में यानी कि राज्यसभा के सदन में भेजा जाता है। वहां पर भी तमाम सारी पार्टियों के सांसद जो कि राज्यसभा से चुनकर आते हैं वो वोटिंग करते हैं और जब अगर वो अध्यादेश वहां से भी बहुमत से पास हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए जाता है। राष्ट्रपति उस अध्यादेश पे अपनी मंजूरी देकर हस्ताक्षर करते हैं। उसके बाद
वो एक सरकारी गैजेट नोटिफिकेशन बनता है और वो कानून के रूप में लागू होता है। सरकार को अगर संविधान में कोई बदलाव करना हो या कोई नया प्रोविजन जोड़ना हो या हटाना हो तो सरकार 3 परिस्थितियों में से कर सकती है। पहला, जब सरकार के पास साधारण बहुमत हो। दूसरा, जब सरकार के पास विशेष बहुमत हो। और तीसरा, जब सरकार के पास विशेष बहुमत के साथ साथ देश भर के आधे राज्यों की सहमति हो या आधे राज्यों की असेंबली से भी उसे पास कराया जाए तो सरकार कोई भी बड़ा फैसला कर सकती है। साधारण बहुमत का मतलब ये कि प्रत्येक सदन में मतदान होने वाले सदस्यों की आधी से एक संख्या अधिक, यानी कि लोकसभा में 543 सांसद हैं और राज्यसभा में 245 सांसद हैं। यानी कि वोटिंग के दिन, साधारण बहुमत की मैं आपको बात बता रहा हूँ, वोटिंग के दिन जितने सदस्य वोट करते हैं उसकी संख्या के कुल संख्या के आधे से अधिक, यानी लोकसभा में भले ही 543 सांसद है लेकिन वोटिंग के दिन मान लीजिए 200 सांसद ही मौजूद रहे, पक्ष और विपक्ष दोनों के मिला के 200 सांसद ने अगर उसको वोटिंग की तो आधी संख्या यानी 100 उससे एक अधिक यानी 101 सांसद अगर प्रस्ताव के पक्ष में वोट करते हैं तो प्रस्ताव लोकसभा से पास हो जाता है। राज्यसभा में भी जितने सांसद वोट कर रहे हैं उनकी आधी संख्या से एक अधिक सांसद को अगर प्रस्ताव को अगर समर्थन मिलता है तो वो राज्यसभा से भी पास हो जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाता है और राष्ट्रपति उस पर अध्ययन करने के बाद अगर वो फैसला करते हैं कि इसे लागू कर दिया जाए तो वो उसे मंजूरी दे देते हैं, उसके बाद कानून बन जाता है। दूसरी परिस्थिति में सरकार के पास जब विशेष बहुमत का मतलब सदन के उपस्थित कुल सदस्यों की संख्या के आधे से एक अधिक, यानी कि 543 सांसद पूरे लोकसभा में मौजूद रहे और बहुमत की संख्या जो सरकार बनाने के लिए चाहिए वो 272 है। अगर 272 से एक अधिक 273 सांसदों ने इस पर सहमति दे दी तो लोकसभा से वो बिल पास हो जाता है और राज्यसभा में 245 सांसद मौजूद रहते हैं। अगर 245 में से 123 सांसदों ने अगर अपनी सहमति दे दी तो वो राज्यसभा से भी पास हो जाता है। तीसरा बहुमत विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति, यानी कि सरकार के पास दूसरी परिस्थिति वाला पूर्ण बहुमत तो हो ही, इसके अलावा देश भर के 28 में से आधे यानी कि 15 राज्यों में अपने इस प्रस्ताव को अगर सहमति मिलती है तो वो बदलाव किया जा सकता है। अब बात करते हैं देश के लोकतंत्र और आरक्षण को समाप्त क्या वास्तव में किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। दोस्तों 1973 का एक केशवानंद भारती केस है जिसमें 24 अप्रैल 1973 को 13 जजों की एक बेंच ने फैसला दिया जिसमें उन्होंने ये कहा, कुछ बेसिक चीजें जो उन्होंने मार्क की वो मैं आपको बताता हूँ। संविधान में कुछ आधारभूत ढांचे के संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने फैसला दिया कि संविधान में संशोधन और नए कानून बनाने का अधिकार जो है वो संसद को है, लेकिन संसद संविधान के कुछ बेसिक आधारभूत ढांचे और सिद्धांत जो हैं उनमें बदलाव नहीं कर सकेगी। बेसिक आधारभूत ढांचे और सिद्धांत जो दिए उसमें सबसे पहले ऊपर रखा गया लोकतांत्रिक प्रक्रिया और दूसरा आरक्षण, यानी कि देश से लोकतंत्र समाप्त करने का अधिकार संसद को नहीं है और आरक्षण समाप्त करने का अधिकार संसद को नहीं है। संसद के पास कितना ही बहुमत क्यों ना हो वो ये फैसले नहीं कर सकता और अगर वो ये फैसले करेगा तो कोर्ट उसे निरस्त कर देगा। दूसरा, कोर्ट ने मांग करते हुए कहा कि देश की धर्मनिरपेक्षता की जो संविधान में प्रोविजन है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी, यानी कि हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात भारतीय जनता पार्टी समर्थक करते हैं वो संविधान में कोर्ट के फैसले के अनुसार 1973 के केशवानंद भारती केस में कोर्ट ने ये साफ निर्देश दिया है कि इसको लागू नहीं किया जा सकेगा। तीसरा, संघीय स्वरूप राज्यों का पावर जो है वो केंद्र सरकार नहीं छीन सकती। आपने सुना होगा कि कई सारे विपक्ष के मुख्यमंत्री आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार उन्हें काम नहीं करने दे रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 1973 के वर्डिक्ट के अनुसार इस बात का सरकार को साफ निर्देश है कि केंद्र सरकार राज्यों के पावर को कम नहीं कर सकती, राज्यों के जो अधिकार है वो सुरक्षित रहेंगे। केशवानंद भारती के केस में ये फैसला 13 जजों की बेंच ने 7-6 के अनुपात में सुनाया और ये लागू रहा। फर्स्ट ये हो गया कि कोई भी सरकार कितने भी बहुमत में क्यों ना हो, जो लोकतंत्र और संविधान के अंदर जो मूल प्रोविजन है लोकतंत्र और आरक्षण इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। दूसरा, अब आपको बता दें कि क्या इससे पहले संविधान के साथ छेड़छाड़ कभी की गई है कि नहीं की गई। केशवानंद भारती के केस में 1973 के फैसले के बाद 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार को जब हाई कोर्ट ने उनके इलेक्शन को निरस्त किया तो उसके बाद आनंद फानंद में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की। आपातकाल की घोषणा के समय इंदिरा गांधी ने एक जज रहे एन रेर, उन्हें सीधा सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया, उनके सीनियरों को इग्नोर करते हुए उन्हें जज बनाया। उसके बाद
ये जो केशव भारती के केस का फैसला था 13 जजों का, उसकी जो खंडपीठ थी वो 13-6 से थी। उसके बाद उन्होंने 15 जजों की एक कमेटी नियुक्त की जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी लेकर के आई, जिसमें उन्होंने 1976 में एक इतने बदलाव संविधान में कर दिए कि उन्हें एक मिनी संविधान भी कहा गया, नया मिनी इंदिरा संविधान तक कहा गया। 1976 में इंदिरा गांधी जो 42वां संशोधन लेकर के आई, उसमें सबसे पहला पॉइंट उन्होंने ये डाला कि राष्ट्रपति सदन द्वारा पास यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदन से पास किए गए किसी भी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होंगे। दूसरा, कैबिनेट की सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होंगे, यानी कि अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि राष्ट्रपति के पास प्रोविजन जाता है, उसमें राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि लोकसभा और राज्यसभा से पास किए गए कानून को भी अगर राष्ट्रपति ठीक नहीं मानते हैं, देश के हित में नहीं मानते हैं, तो उसे निरस्त कर सकते हैं। भले सरकार के पास बहुमत हो, लेकिन राष्ट्रपति के पास इतनी ताकत है कि वो संविधान लोकसभा और राज्यसभा से पास किए गए प्रस्ताव को भी खारिज कर सकते हैं। लेकिन 1976 में जब इंदिरा गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के आपातकाल लगाने के बाद इस प्रकार का संशोधन किया, उसमें ये प्रोविजन किया गया कि कैबिनेट की कोई भी सलाह हो या कोई भी प्रस्ताव हो, उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होंगे। दूसरा, उन्होंने ये जो प्रोविजन किया वो क्या, न्यायालय सदन के फैसले पर कोई समीक्षा नहीं कर सकेगा। यानी कि आज की तारीख में अगर देश में कोई भी सरकार फैसला करती है, कानून बनाती है, तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती दी जा सकती है। जैसे धारा 370 को जब नरेंद्र मोदी सरकार ने हटाया 2019 में, तो उसे उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तहकीकात के बाद फैसला किया ये सब ठीक है, तो उसके बाद वो कंटिन्यू रहा। अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट चाहती तो उसे निरस्त भी कर सकती थी। लेकिन 1976 में न्यायालय को ये समीक्षा करने का अधिकार भी उस समय संविधान में प्रोविजन करके दिया गया कि न्यायालय संविधान के अंदर कोई भी संशोधन अगर सरकार करती है तो उस पर समीक्षा नहीं कर सकेगा। तीसरा, देश के जो आर्टिकल 21 है, मूल अधिकार जो लोगों के हैं, स्वतंत्रता के साथ रहना, खाना, घूमना, कहीं पर भी जाना आना, उसे मूल अधिकार को समाप्त किए गए। राज्यों के अंदर सैनिक बल भेजे गए, यानी कि राज्यों के अंदर कानून व्यवस्था संभालना, राज्यों का जो पावर है उसे समाप्त किया गया। केंद्र की तरफ से जो आर्मी है वो डिप्लॉय की गई, राज्यों का सैनिक बल किया गया। संसद के विधानसभा का जो आवश्यक कोरम है, विधायक का जो विधानसभा असेंबली का जो कोरम होता है उसे समाप्त किया गया। इसके अलावा राज्यसभा और लोकसभा का कार्यकाल 6 साल कर दिया गया। 1977 के अंदर ये सारे बदलाव किए गए। उसके बाद देश में चुनाव हुए और चुनाव होते ही इंदिरा गांधी की सरकार चली गई। 1976 के अंदर ये सारे बदलाव किए गए। उसके बाद देश में जैसे ही चुनाव हुए 1977 के, तो लोगों को आपातकाल से इतनी नाराजगी लोगों में थी कि इंदिरा गांधी की सरकार चली गई और उस समय वीपी सिंह की सरकार बनी। और वीपी सिंह की सरकार बनने के बाद ये जो इंदिरा गांधी ने 1976 के अंदर संविधान के अंदर संशोधन करके जो फैसले किए थे, उन्हें सबको वापस से खारिज करके संविधान के पुराने मूल रूप में सरकार उसे वापस लेकर के आई। अब आखिरी बात, क्या भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें जीतकर सच में संविधान को समाप्त करना चाहती है या फिर लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है? देखिए, इस पर मैं कोई डिसाइसिव फैसला नहीं दूंगा। मेरी तरफ से मैं डिसाइसिव फैसला नहीं करूंगा, डिसीजन नहीं करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ और मैं एक आम नागरिक हूँ। लेकिन केवल अपनी राय इस पर रखूंगा कि मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को समाप्त करने या फिर आरक्षण को समाप्त करने जैसा बड़ा कोई कदम उठा सकती है या उठा पाएगी। भारतीय जनता पार्टी के कई सारे वोटर्स को या आम कार्यकर्ताओं को कंफ्यूजन रहती हो कि भाजपा अगर सत्ता में आई और पूर्ण बहुमत हुआ तो आरक्षण समाप्त कर देगी या फिर हिंदू राष्ट्र बना देगी। ऐसा भले ही भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता इसकी डिमांड करते हो, मांग करते हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस प्रकार का कोई काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और देश में आरक्षण को समाप्त करेगी। ऐसा मुझे नहीं लगता कि वो करेगी, क्योंकि जिस 400 सीटों की बात अब हो रही है, अगर आप देखें बेसिकली तो फिर इस बेसिकली अगर नंबर में ना सही हो, लेकिन 2019 के लोकसभा के मैंडेट में भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा में तो कम से कम 400 सीटों का, वैसे ही उनके पास 400 सीटें। प्रधानमंत्री ने भी अपने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया कि 400 तो वो वैसे ही है, क्योंकि 303 सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास है। सहयोगों को मिलाकर 360 उनकी संख्या बनती है। बीजेडी उड़ीसा की और आंध्र प्रदेश की टीडीपी पार्टी उनके साथ हर मुद्दे पर रही है, यानी उनकी संख्या अगर उनके सांसदों की संख्या उनके साथ जोड़ दी जाए तो 400 पार तो वैसे ही हो रहे हैं। इसके अलावा राज्यसभा से भी 2 बड़े विधेयक, यानी कि धारा 370 हटाना हो या फिर ट्रिपल तलाक हो, यानी 2 बड़े जो फैसले हैं वो राज्यसभा से भी सरकार पास करा चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार अपने इस बहुमत में, यानी 2019 से 2024 तक जो सरकार चली है, इसमें भी अगर कोई भी ऐसा मंशा सरकार की होती या ऐसा कोई बड़ा फैसला सरकार लेना चाह रही होती तो उनके सामने कोई ऐसी समस्या नहीं थी जिसे वो पास नहीं करा सकते थे या उनके पास बहुमत नहीं था। वो जब धारा 370 और ट्रिपल तलाक जैसे बड़े मुद्दे जिसपे कि तमाम सारी तथाकथित सेक्युलर पार्टियां जो है वो
अड़ी हुई रहती है वो भाजपा के खिलाफ रहती है, या इन दोनों ही मुद्दों के खिलाफ थी, इन दोनों ही मुद्दों के पक्ष में थी, उन पर भी अगर भारतीय जनता पार्टी अपने दोनों सदनों से निकालकर कानून बनाने में कामयाब रही है, मुझे लगता है कोई सा भी कानून अगर वो बनाना चाहते तो बना सकते थे। इसलिए मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसा काम सरकार करेगी। फिलहाल हमने आज की इस वीडियो में बात की कि क्या 400 सीटें मिलने के बाद किसी पार्टी के लिए संविधान में संशोधन करना पॉसिबल है या नहीं है, इसको लेकर के हमने आज के इस वीडियो में चर्चा की। आज का वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाएं और देखते रहे हमारे चैनल। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।